हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम क्लास 10th हिंदी नेताजी का चश्मा की चैप्टर की समरी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चे वीडियो इतनी लंबी हो गई है, सिर्फ एक शॉर्ट समरी देखते हैं और उसको कंप्लीट करके चले जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जब पेपर में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो शॉर्ट समरी अगर आप देखोगे और एक लॉन्ग समरी देखोगे, एक लॉन्ग वीडियो होती है, अगर शॉर्ट में उसमें थोड़ा कम बताया गया होगा, लॉन्ग वीडियो में क्या बताया होगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही बताया गया होगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में, कि आपको चैप्टर तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, मैंने पाठ व्याख्या मीन्स इस लेक्चर में हम पूरी नेताजी का चश्मा जो है, जो लाइंस, जो चैप्टर में से लाइंस आ जाती हैं कई बार, अब क्या होता है चैप्टर में से लाइंस उठा के दे देते हैं। तो इसलिए इस लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने ये देख लिया तो इस वीडियो के बाद आपको नेताजी का चश्मा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो को देख लो, आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या नहीं है। ठीक है। तो जल्दी से देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले हम इसकी समरी देखते हैं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्ति से जुड़ी है। जो ये नेताजी का चश्मा है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो नेताजी का चश्मा ये कहानी है, ये देशभक्ति से जुड़ी है, जिसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीकों से सहयोग करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक कैप्टन चश्मे वाला होता है, तो उसको किस माध्यम से बताया गया है कि जितने, जैसे हमारे देश के जितने भी, जिन्होंने भी नागरिकों ने योगदान किया है, जैसे हम बोल देते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर्स हो गए, तो उन्होंने हमारे देश के लिए योगदान किया है। तो वैसे ही एक जो कैप्टन चश्मे वाला है, ये भी क्या करता है, ये भी एक योगदान देता है। और किस तरह योगदान देता है एक देश में किस तरह सहयोग करता है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो लेखक बताते हैं कि हालदार साहब को हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा हम किसको बोल देते हैं, कस्बा हम ये बोल देते हैं एक छोटा सा टाउन हो गया। ठीक है। तो लेखक क्या बताते हैं कि एक हालदार साहब है, उसको हर 15वें दिन मीन्स हर 15 दिन में, एक महीने में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में वो 2 बार मीन्स हर 15वें दिन उसको कस्बे से गुजरना पड़ता था, क्योंकि हर 15वें दिन कंपनी को कोई ना कोई काम होता था। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता था, हर 15वें दिन हालदार साहब को उस कस्बे से, उस टाउन से गुजरना पड़ता था। तो कस्बा उतना अधिक बड़ा नहीं था, एक छोटा सा टाउन है तो टाउन एक छोटा ही होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है। तो एक जो कस्बा है वो उतना अधिक बड़ा नहीं था। उस कस्बे में वैसे कुछ ही मकान थे, उस कस्बे में ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें अब ये बताया गया है कि उस कस्बे में क्या क्या था। कुछ ही मकान थे जिन्हें पक्का मकान कहा जा सकता है, कुछ पक्के मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सकते हैं। वैसा एक केवल एक ही बाज़ार था, मीन्स एक ही छोटा सा बाजार था, जिसमें छोटी कोई एक दो या फिर दो तीन चार दुकानें थी, ज़्यादा दुकानें वहाँ पर नहीं थी उस बाजार में। उस कस्बे में क्या थे, 2 स्कूल थे, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, जहाँ पे सीमेंट के कट्टे वगैरह, जो एक कारखाना होता है, गोदाम कह देते हैं जिसको, एक वो था, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ठीक है। जहाँ पे मूवी देखते हैं, सिनेमा घर। ठीक है। वो हो गए। एक दो नगर पालिकाएं थी जो वहां पर क्या करती थी, काम करती थी। अब जहाँ नगर पालिका होती है तो वहाँ कोई ना कोई क्या होता है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो कभी वहाँ कोई सड़क पक्की करवा दी। ठीक है। जो नगर पालिका होती है तो कुछ ना कुछ काम होता रहता है, तो कभी तो वहाँ पर कोई सड़क पक्की करवा दी, या फिर कुछ पेशाब घर बनवा दिए, मीन्स टॉयलेट बनवा दिए। कभी कबूतरों के लिए क्या बनवा दिए, घर बनवा दिए। और तो कभी कभी सभाएं करवा दी जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सभाएं मीन्स जहाँ लोग बैठकर, एक सभा, जैसे गांव में भी एक सभा बना देते हैं जहाँ पर बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो वहाँ पे भी कोई कहीं भी सभा बोला गया है कि सभाएं बनवा दी, कि जहाँ पर कोई भी उस टाउन के लिए ज़रूरतमंद काम हो, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में बात करना। तो अब लेखक बताते हैं कि कस्बे की उस नगर पालिका के लिए उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी।
अब जो वहाँ की नगर पालिका थी उसने एक बार क्या किया, जो उत्साही बोर्ड या फिर मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी, अब जो भी कोई होते हैं, अगर कोई वो बड़ा आदमी होगा या फिर जैसे गांव में होते हैं, गांव में क्या होता है सरपंच होता है, तो वही अगर कुछ गांव का काम होता है तो वही करता है। तो वैसे ही वहाँ की जो नगर पालिका थी या फिर उत्साही बोर्ड, उन्होंने क्या किया, शहर में एक जो मुख्य बाजार था, मेन बाजार, उसके चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। ठीक है, जैसे गांव में होता है और या फिर किसी भी बड़े मकान में आपको देखा होगा, चौक पर बड़े बड़े किसी फ्रीडम फाइटर की क्या लगा देते हैं, मूर्ति बनवा देते हैं, ठीक है, चौक पर। तो वैसे ही वहां पर भी क्या एक मूर्ति लगवा दी संगमरमर की, किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जो कहानी लेखक हमें सुना रहे हैं, और जो ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, यही जो राइटर है इस कहानी को लिखने वाले, वही हमें क्या सुना रहे हैं। ठीक है, उस मूर्ति के बारे में, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है, उस पूरी मूर्ति के बारे में भी नहीं है, उसके छोटे से हिस्से के बारे में है। जो चैप्टर का नेम है कि नेताजी का चश्मा, जो सुभाष चंद्र बोस क्या लगाते थे, चश्मा लगाते थे, उस चश्मे के बारे में इस लेक्चर में बताया गया है, इस पाठ में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्या है, लेखक को पूरी बात तो पता नहीं थी, लेखक को पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन उनको यह लगता था कि जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति में कमी रह गई है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे जिसने भी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बनवाई उसके देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या फिर अच्छी मूर्ति बनाने के लिए जो खर्चा लगता है और जो उन्हें मूर्ति बनाने के लिए खर्चा दिया गया होगा उससे कहीं बहुत ज़्यादा खर्च होने के कारण सही मूर्तिकार को उपलब्ध नहीं करवा पाए होंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो लेखक है उनको इतना कुछ तो नहीं पता था, लेकिन जो जिसने सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बनवाई होगी कि हमें अपने वहाँ पर लगवानी है, तो वो किस कारण हो गया होगा कि जिसने भी मूर्ति बनवाई होगी उनको या तो जो अच्छे अच्छे मूर्तिकार हैं जो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में नहीं पता होगा, या फिर अच्छे मूर्ति बनाने के लिए जितना पैसा लगता है खर्चा, उतना उसके खर्चा नहीं दिया होगा, इसलिए उस जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है उसमें क्या रह गई, कमी रह गई। या हो सकता है कि काफ़ी समय भाग दौड़ और लिखा पत्री में बर्बाद कर दिया होगा और बोर्ड के शासन उसको समाप्त होने की घड़ियां नज़दीक आ गई हो और उस मूर्ति का निर्माण उससे पहले करवाना हो, जिस कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही मौका देने का निश्चय कर लिया गया हो और अंत में उस कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र ड्राइंग मास्टर को यह काम सौंप दिया होगा। या लेखक उस ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल जी मानते हैं क्योंकि मूर्ति के नीचे जिस मूर्तिकार का नाम लिखा है वह मोतीलाल है, और लेखक उस मूर्तिकार को हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर इसलिए माना है क्योंकि कोई भी मूर्ति किसी महान व्यक्ति की मूर्ति बनाने हुए कोई गलती नहीं करेगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि उसमें जब वो बोल रहे हैं कि कोई कमी रह गई है, ठीक है, उस मूर्ति में, तो वो क्या बोल रहे हैं कि या तो उनको किसी पैसे खर्च करने के मारे, या तो किसी उसको बड़े आदमी को नहीं दी होगी जो पैसे ज़्यादा मांग रहा होगा, या फिर जो वहाँ पर 2 कस्बे हैं वहाँ का जो भी अच्छा ड्राइंग मास्टर होगा उसने ही वो बना दी होगी मूर्ति, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की वही मूर्ति बना दी होगी, और जिसका उसने क्या नाम बताया, मोतीलाल। क्योंकि क्या होता है, जैसे जब यहाँ पर एक जैसे वो स्टैंड होता है और यहाँ पर एक मूर्ति होती है, उसके नीचे पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि किसने मूर्ति बनवाई, क्या कुछ बनवाया। तो वैसे ही क्या बोल रहा है लेखक, बोल रहा है कि जो उस मूर्तिकार है उसका नाम मोतीलाल होगा, ठीक है, कोई भी जो हाई स्कूल का मास्टर होगा उससे बनवा ली होगी वो मूर्ति। और क्योंकि कोई भी बड़ा अगर मूर्तिकार होता है, महान व्यक्ति होता है, जो बड़े बड़े मूर्तिकार होते हैं वो कोई भी गलती नहीं करेंगे मूर्ति बनाने में, ठीक है। और लेखक मानते हैं कि उन मास्टर जी को यह काम इसलिए सौंपा गया क्योंकि उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया होगा। और लेखक क्या मानते हैं, ये मान रहे हैं जो वो ये लिख रहा है जो लेखक कौन है, जो इस स्टोरी को लिख रहा है, तो वो बोलते हैं कि जो मास्टर जी इस काम को इसलिए सौंप गया होगा क्योंकि उन्होंने टाइम तो बहुत लिया होगा मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन वो जल्दी मूर्ति नहीं बनवाए और इसलिए उन्होंने क्या करा, जल्दी जल्दी मूर्ति बनाकर उन्हें देख दी। वह मूर्ति बहुत सुंदर थी, ठीक है, लेकिन उसमें कमी क्या थी, जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत सुंदर लग रहे थे। जब वहाँ पर जो मूर्ति थी उसमें बहुत सुंदर लग रहे थे, वे बिल्कुल बच्चों की तरह निश्चल और कम उम्र वाले लग रहे थे। मतलब एक होती है ना कि थोड़ी कम उम्र वाली की
मूर्ति बना दी, ज़्यादा एज उसकी नहीं थी, तो वो कैसे लग रहे थे कि एक छोटे बच्चे की तरह, या फिर छोटा बच्चा भी नहीं, मतलब एक कम उम्र वाले व्यक्ति की तरह लग रहे थे। उनकी वह मूर्ति फौजी वर्दी में बनाई गई थी, क्योंकि सुभाष चंद्र जी की ज़्यादातर मूर्तियाँ किसमें होती है, वो ड्रेस में भी अगर दिखेंगे तो फौजी वर्दी में दिखेंगे, जो कि फौजी डालकर रखते हैं जैसी ड्रेस, वो ग्रीन कलर की। तो वैसे ही वो मूर्ति भी किसकी कलर की थी, वह मूर्ति भी फौजी वर्दी में बनाई गई थी। जब भी कोई मूर्ति को देखता था तो मूर्ति को देखते ही उसे नेताजी सुभाष चंद्र जी के प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि याद आने लगते। या लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो भी कोई उसके सुभाष चंद्र जी की मूर्ति को देखता, उसको उनके नारे याद आने लगते कि जो सुभाष चंद्र जी बोस ने दिए थे, जो कि क्या था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहा जाता है कि यह मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने जिस प्रकार मूर्ति बनाई है उसकी कोशिश सफल और प्रसन्नता के काबिल है, कि उन्होंने इतनी महान मूर्ति बनाई है, तो उसको लेखक क्या बोल रहे हैं कि ये प्रसन्नता के मीन्स उसकी प्रेज तो होनी चाहिए, उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। परंतु उस मूर्ति में केवल एक चीज़ की कमी थी, जो लेखक ने पहले बताया कि इसमें थोड़ी सी कमी है, और उस मूर्ति को देखते ही अटपटी लगती थी। ठीक है, जो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी उसने, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी, और जो उस मूर्ति को देखकर क्या लगती थी कि थोड़ी सी वो अजीब लगती थी, और वह कमी थी सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर चश्मा नहीं था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी चश्मा लगा के रखते हैं, तो उस मूर्ति पर क्या था, चश्मा नहीं था, इसलिए वो थोड़ी अटपटी लगती थी। ये इसलिए कमी क्यों थी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा लगाए रहते हैं और उनकी मूर्ति बिना चश्मे के बहुत अटपटी लग रही थी। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि जब मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी उसी का होना चाहिए। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि उस पर चश्मा नहीं था, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है वो तो संगमरमर की थी, लेकिन उस मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, उसी का होना, ठीक है, चश्मा, क्योंकि चश्मा तो उसी का होना चाहिए, अगर मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी उस पर संगमरमर का ही होना चाहिए, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा वैसा नहीं था। ठीक है, लेकिन उस मूर्ति पर एक मामूली सा बिना किसी विशेषता वाला और असल के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिखाया गया था। तो उस मूर्ति पर क्या था, उस मूर्ति पर जैसे आम चश्मे होते हैं, आप लगाते हो, हम लगाते हैं, तो उस मूर्ति पर वैसा चश्मा किसी ने लगाया हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से आगे बढ़ रहे थे तो चौराहे पर पान खाने रुके थे, तभी उन्होंने इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, और यह देखकर उनके चेहरे पर एक हंसी मजाक भरी मुस्कान फैल गई। यह सब देखकर उन्होंने कहा कि वाह भाई। तो क्या था, जब हालदार साहब एक चौराहे पर, वहाँ पर पान की दुकान थी एक, वहाँ पर पान खाने रुके, तब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर क्या है, उनके चेहरे पर तो एक मामूली सा ऐसा चश्मा लगा हुआ है, जिसे देखकर क्या हो, वो उसको हंसी आई और वो उसका मतलब एक तरह से मजाक भरी मुस्कान फैल गई, वो हंसने लगे, और उनको वो क्या लगा, बड़ा अजीब लगा, और उन्होंने क्या बोला, वाह भाई। यह तरीका भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा असलियत का। मूर्ति पर असली चश्मे को पहनाने पर हवलदार साहब नागरिकों की देशभक्ति की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि वह मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की थी, और उस पर बहुत ही बड़ी कमी थी कि उस मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था। कहीं ना कहीं नेताजी का अपमान स्वरूप देखा जा सकता है, क्योंकि नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व त्याग दिया था, और उनकी छवि को उनके ही सादृश प्रस्तुत करने वाले देशवासी का कर्तव्य है, और कस्बे के नागरिकों ने भी अपने इसी कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश की। अतः हवलदार साहब इस घटना को देशभक्ति से जोड़कर देख रहे थे। तो वो क्या कहते हैं कि कमी किस लिए लग रही थी, क्योंकि उनकी मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था, तो इसलिए एक असलियत का चश्मा पहना दिया। और वो क्या बोलते हैं कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना, कि उन पर तो कोई चश्मा नहीं है, लेकिन क्या किया, लोगों ने असलियत का चश्मा बना दिया, जिससे उनके मन में क्या लगता है कि उनके मन में एक देशभक्ति की भावना है। दूसरी बार जब हालदार साहब को किसी काम से कस्बे से गुजरना था, तो उन्हें नेताजी की सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर कुछ अलग दिखाई पड़ा। जब पहली बार उन्होंने मूर्ति को देखा, तब मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला 4 कोने वाला चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था।
यह अब देखकर हवलदार साहब की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई और इस बार वे उस पान वाले से बोले जिसकी दुकान पर वे पान खाया करते थे कि वाह भाई, क्या तरीका है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब दोबारा उनको हवलदार साहब को वहाँ से गुजरना पड़ा उस कस्बे से, तो उन्होंने देखा कि पहले तो इस पर कोई और चश्मा था और आज इस पर कोई और चश्मा है। तो उनको बहुत ही क्या होगी, वो बहुत उतावले हो गए। तो इसलिए जहाँ पर वो पान खाने रुकते थे तो वहाँ पर उन्होंने उस दुकान से पूछा कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो उनको ने क्या पूछा, उनसे प्रश्न पूछा कि ये कौन है जो चश्मा बदलता है। ठीक है, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखें ही आंखों में हंसा जब उन्होंने पान वाले को बोला। नेक्स्ट है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे अपने मुंह से भरे हुए पान को थूका और पान खाने के कारण हुई लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला कि यह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो प्रश्न वो क्या करता था, पान खाता, तो उन्होंने पान थूका और बोला हंसकर, उसमें क्या बोला है, हंसकर, काली बत्ती से दिखाकर मीन्स अपने दांत दिखाकर बोला, हंसा कि ये काम तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब उसके प्रश्न को, उसके उत्तर को समझ नहीं पाए और उसने फिर से पूछने लगा कि क्या करता है। तो पान वाले ने हवलदार साहब को समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है, कि वो जो चश्मे वाला है, कैप्टन चश्मे वाला, तो वो हर दिन क्या करता है, वो जब चश्मे पुराना हो जाता है तो उसको चेंज कर कर दूसरा चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए कि पान वाला क्या कहना चाहता है और वह फिर से पूछ बैठते हैं कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देते हैं, कि रीज़न क्या है चेंज करने का। तो पान वाला फिर समझाते हुए कहता है कि ऐसा समझ लो कि उसके पास कोई ग्राहक आ गया होगा जिसको चौड़े चश्मे वाला, चौखट वाला चश्मा चाहिए होगा, जो तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, क्योंकि वह तो उस मूर्ति ने पहन रखा है। ठीक है, तो उस चौड़े चौखट वाले चश्मे को मूर्ति से निकालकर उस ग्राहक को दे दिया और मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा बिठा दिया। तो वहाँ पर क्या बोल रहा है, पान वाला ये बोल रहा है कि जो चश्मे वाला है, कैप्टन चश्मे वाला, वो क्या करता है कि जिसको अगर जो चश्मा चाहिए होता है उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा दिया होगा, तो वो चौड़े चश्मे वाला तो फ्रेम वाला चश्मा तो मूर्ति ने पहन रखा है, तो वो मूर्ति से हटाकर उसको दे दिया और मूर्ति पर क्या लगा दिया, एक सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा दिया। हवलदार साहब को पान वाले की सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात अभी भी उसके समझ में नहीं आई कि अगर कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर असली चश्मा लगाता तो नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। पीछे मुड़कर पान वाले ने पान की पीक नीचे थूकी, दोबारा फिर पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला कि नेताजी का वास्तविक अर्थात संगमरमर का चश्मा मास्टर यानी मूर्तिकार बनाना भूल गया। तो वो बोलते हैं कि जो असली चश्मा था फिर वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि मूर्तिकार तो वो चश्मा बनाना भूल ही गया था, इसलिए जो चश्मे वाला है वो उस पर नए नए तरह के चश्मे लगाता है। पान वाले के लिए यह एक दिलचस्प बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि कैसे इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को भूल सकता है। ठीक है, कि कोई कैसे ही इतनी मूर्ति पर, इतनी बड़ी मूर्ति पर कैसे कोई चश्मा लगाना भूल सकता है। तो अब हवलदार साहब को अपनी सोची हुई बात सही लग रही थी कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल सच में ही उस कस्बे का अध्यापक था। अब उसने जो पहले सोचा था कि ज़रूर कोई एक कस्बे का अध्यापक ही होगा, दोनों स्कूल में से जो अच्छा आर्टिस्ट होगा, अब उसको यह बात क्या लग रही थी, सच लग रही थी, क्योंकि कोई बड़ा आर्टिस्ट होगा तो वो मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला उसको क्या करा होगा, भूल नहीं सकता। अपने ख्यालों में खोए वे पान वाले को उसके पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने आदर से सर झुकाते हुए जीप की तरह चले, लेकिन कुछ सोच कर रुक गए और पीछे मुड़े और पान वाले के पास वापस जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। तो जब हवलदार साहब को ये बात समझ आ गई तो वो क्या करे, अपने कार के पास जाने लगे, लेकिन उनके मन में फिर कोई सवाल आया तो वो पीछे उठकर दोबारा पान वाले के पास गए और बोला कि क्यों जो ये कैप्टन चश्मे वाला है, क्या वो नेताजी का कोई साथी रहा है, तो या आज़ाद हिंद फौज का कोई क्या है, सेवानिवृत्त सिपाही, या फिर कोई फौजी है, या फिर कोई हिंद फौज का क्या है, सिपाही है।
ऐसा हवलदार साहब ने इसलिए कहा क्योंकि हवलदार साहब के मुताबिक आज के समय में नेताजी का इतना ख्याल या इतनी देशभक्ति तो किसी ऐसे व्यक्ति की ही हो सकती है जो नेताजी से जुड़ा हो, या फिर कोई क्या हो, लड़ाई के लिए सिपाही हो, लड़ाई का कोई सिपाही हो, या फिर कोई क्या हो, फौज में हो, या कोई देशभक्ति वाला पर्सन हो। अब तक पान वाला नया पान खाने जा रहा था। अपने हाथ में पान पकड़ते हुए पान को मुंह से डेक इंच पर दूर रोककर उसने हवलदार साहब को बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि हवलदार साहब बहुत जिज्ञासा से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या कर रहे थे, बार बार उसके बारे में पूछ रहे थे। फिर उसने वही अपनी लाल काली बत्ती से अपने दांत दिखाकर मतलब मुस्कुराकर कहा कि हवलदार साहब से बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने पूछा कि क्या वो कोई फौज में है या फिर क्या है, कोई चश्मे वाला, कोई उसका सिपाही है सुभाष चंद्र जी बोस का, तो इसलिए पान वाले ने क्या बोला कि नहीं साहब, वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो एकदम पागल है, पागल। फिर इशारा करके दिखाते हुए बोले कि वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, उसकी फोटो वोटो छपवा दो कहीं, जिससे कोई नाम हो जाए या जिससे लोग उसे पहचानने लगे। तो हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा किसी देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक तो वो देशभक्ति, उसके मन में इतनी देशभक्ति है कि वो रोज मूर्ति पर चश्मा लगाता है और लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हवलदार साहब को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो नेक्स्ट क्या है, परंतु जब वे मुड़े तो यह देखकर एकदम हैरान रह गए कि एक हद से ज्यादा बूढ़ा कमजोर सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी या लकड़ी का संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सारे अपना बांस टिका रहा था। तो उन्होंने देखा जब पलटकर, तो वो क्या था, वो खुद हैरान रहे, क्योंकि वो एक बूढ़ा कमजोर व्यक्ति था, बिल्कुल दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति और लंगड़ा आदमी, जिस पर उसने क्या पहनी हुई थी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर क्या लगाया होता, एक चश्मा, और साथ में एक लकड़ी पर क्या बहुत सारे उसने चश्मे टांगे हुए थे और एक हाथ में क्या था, संदूक था। उसे देखकर हवलदार साहब क्या हो गए, बहुत बुरा लगा और वे सोचने लगे कि इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, उनको बड़ा ही बहुत बुरा लगा हवलदार साहब को कि इस बेचारे के पास कोई दुकान भी नहीं है और ये गली गली जाकर क्या करता है, अपने चश्मों को बेचता है। हवलदार साहब अब और भी ज्यादा सोच में पड़ गए। वे बहुत कुछ पूछना चाहते थे, जैसे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, तो क्या पूछते थे लोग, इसलिए वो बहुत कुछ पूछना चाहता था हवलदार साहब कि इसको कैप्टन क्यों बोलते हैं, क्या इसका यही वास्तविक नाम है, क्या असली नाम इसका कैप्टन ही है। लेकिन पान वाले ने पहले ही साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो वो बहुत ही, जो हवलदार साहब है, पान वाले ने बोल दिया था कि तुम उसी से जाकर पूछ लो, मुझसे ना पूछो। तो अब वो जो हवलदार साहब है उसके मन में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, उतावलापन हो रहा था कि अब मैं ये बात किससे पूछूं, क्योंकि पान वाले ने कैप्टन को और इशारा करके हवलदार साहब को बता दिया था कि वो कैप्टन है और अब जो कुछ भी हवलदार साहब को पूछना है वह उसी से जाकर क्या कर ले, पूछ ले। इसी कारण वह हवलदार साहब पान वाले से भी कुछ नहीं पूछ सकते थे। हवलदार साहब बिना कैप्टन से मिले या कोई प्रश्न किए ही जीप में बैठकर चले गए। अगले 2 सालों तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरे नहीं और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। तो क्या हुआ, अगले 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में जो क्या करते हैं, उस कस्बे से गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति पर यही सब कुछ देखते रहते हैं कि चश्मा बदलता है और कब बदल रहा है, कब नहीं बदल रहा, अब इस पर ये चश्मा लगा है, अब इस पर ये चश्मा लगा है। अचानक क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। तो अचानक उन्होंने देखा कि आज तो मूर्ति पर क्या है, कोई चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी क्या थी, बंद थी, कि वो पान वाले से जाकर ही पूछ ले। चौराहे की अधिकांश दुकानें क्या थी, बंद थी, जिस कारण हवलदार साहब इसका कारण नहीं जान पाए। उसके अगली बार भी जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तब भी मूर्ति की आंखों पर क्या था, चश्मा नहीं था। तो अब उनको बहुत ही उतावलापन हुआ कि अब इसमें जो चश्मे वाला है वो कहाँ गया है, इस पर चश्मा क्यों नहीं है। किंतु
आज पान की दुकान खुली हुई थी, जिस कारण हवलदार साहब पान वाले के पास गए। पहले क्या करा, पान खाया और फिर धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला हवलदार साहब की बात सुनकर उदास हो गया। वो क्या हो गया, उदास हो गया, सैड हो गया और अपनी धोती के सिर से अपनी आंखों से आए आंसुओं को पोंछता हुआ बोला कि साहब, कैप्टन वाला क्या है, कैप्टन वाला मर गया। तो क्या बोलते हैं कि इसलिए क्या है, कोई चश्मा नहीं था। तो अपने वो क्या करता है, पान वाला भी अपनी धोती से अपनी आंखों को पोंछता है, वो रोने लगता है, उदास हो जाता है और बोला कैप्टन वाला क्या है, मर गया। जब हवलदार साहब को कैप्टन के मर जाने के बाद बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति देखने को मिली तो वह बार बार सोचते कि क्या होगा उस राष्ट्र का जो अपने देश की खातिर अपना सब कुछ, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी दांव पर लगा देते हैं और आज की पीढ़ी उन पर हंसती है। तो हवलदार साहब क्या बोलते हैं उस कैप्टन के मर जाने के बाद कि जब उन्होंने नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखी कि जो लोग अपने इस देश के कारण क्या करते हैं, अपनी गृहस्थी, अपना घर, सब कुछ, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देते हैं और आज की पीढ़ी क्या करती है, आज के लोग उन पर हंसते हैं और वे इसी मौके को ढूंढते हैं कि कब उनका किसी तरह फ़ायदा हो। सोच सोच कर हवलदार साहब भी क्या हो गए, साथ साथ वो भी दुखी हो गए। 15 दिन बाद जब फिर वो अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरे, तब कस्बे में घुसने से पहले ही उनके ख्याल आया कि कस्बे के बीचों बीच में नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति अवश्य ही क्या होगी, विद्यमान होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने जब उनको दोबारा वहाँ से गुजरना पड़ा तो उन्होंने ये सोचा कि नेताजी की चश्मा जी की मूर्ति तो हो गई वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, उस पर कोई भी चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जब मास्टर ने मूर्ति बनवाई तब वह उसको क्या कर गया, बनवाना भूल गया और उसकी इस कमी को कैप्टन क्या करता है, कैप्टन पूरा करता था, लेकिन अब वो भी मर गया तो अब इस कमी को कौन पूरा करेगा। अब हवलदार साहब ये सोच लिया था कि आज वह वहाँ रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और वहाँ तो यहाँ तक कि मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे क्या करेंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि चौराहे पर रुकना नहीं है क्योंकि आज बहुत काम है और पान भी कहीं आगे देख खा लेंगे या आगे देख लेंगे। फिर क्या होता है, लेकिन हर बार की आदत के कारण, आदत से मजबूर, आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। तो होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारा मन ये कहता है कि चल एक बार देख ले। तो ऐसे ही उसने क्या किया, हवलदार साहब ने भी आंखें के ऊपर क्या करा, आंखें उठाकर मूर्ति की तरफ देख ही लिया। लेकिन इस बार हवलदार साहब ने कुछ और देखा और एकदम से चीखे, रोको। जीप अपनी तेजी में थी, ड्राइवर ने जोर से क्या करी, ब्रेक मारी, जिस कारण रास्ता चलते लोग उन्हें देखने लगे। अभी जीप सही से रुकी भी नहीं थी कि हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ चल पड़े और उसने क्या देखा, जाकर सावधान अवस्था में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर क्या था, सरकंडे से बना चश्मा, छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर खेल खेल में बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब क्या हो गए, भावुक हो गए, मीन्स उनके क्या गए, उनकी आंखों में पानी आ गया। इतनी छोटी सी बात पर उनकी आंखें क्या आ गई, भर आ गई। यहाँ अंत में सरकंडे से बने चश्मे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर देखकर जो हवलदार साहब है वो क्या हो गए, बहुत ही भावुक हो गए। और जो क्या दर्शाता है कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती, कि देशभक्ति ये नहीं है कि देशभक्ति सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं, देशभक्ति कोई भी उम्र की मोहताज नहीं होती। हवलदार साहब को लगा था कि कैप्टन के जाने के बाद शायद ही कोई नेताजी की मूर्ति पर क्या होगा, मूल्य जान पाए, लेकिन जब बच्चों ने नेताजी के चश्मे का मूल्य जाना तो हवलदार साहब क्या हो गए, भावुक हो गए, क्योंकि बच्चों ने क्या करा, एक सरकंडे का मीन्स एक घास फूस से एक चश्मा बनाकर, जैसे छोटे बच्चे खेल खेल में बना देते हैं, तो वैसा चश्मा हवलदार साहब ने देखा कि ऐसा चश्मा बच्चों ने बनाकर मूर्ति पर लगाया हुआ है। और वो बोलते हैं इस चीज़ को देखकर वो भावुक हो गए, क्योंकि अभी इस पीढ़ी में भी देशभक्ति जिंदा है। तो क्या बोलते हैं
कि बच्चों के मन पर भी क्या है, बच्चों के मन पर भी देशभक्ति जिंदा है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले वीरों की गाथाएं सुनानी चाहिए। मीन्स अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने हमारे देश के लिए जान दी है, उनकी कथा अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को सुनानी चाहिए और उनका सम्मान करना, क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना भी सिखाना चाहिए। तो यहाँ होगी है हमारी ये स्टोरी जो नेताजी का चश्मा, वो है हमारी स्टोरी, हमारी समरी हो चुकी है कंप्लीट। होप आप सबको ये समझ आ गई होगी स्टोरी नेताजी का चश्मा। अब कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो या फिर किसी भी अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो आप कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं अपना मैसेज करके आपको वीडियो कैसी लगे। अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। एंड ऐसे ही प्लेलिस्ट चलती रहेगी, डेली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर अपने चैप्टर्स की समरी देख सकते हैं। कंप्लीट क्लास 10th की हिंदी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th हिंदी में आपके 95+ मार्क्स लाने, ठीक है, हिंदी में 95+ मार्क्स लगाने, ये हमारी जिम्मेवारी है। चैप्टर को कंप्लीट करके पूरी हम क्षितिज को कंप्लीट करके, कृतिका को कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, फिर हम अपना ग्रामर पोर्शन, पत्र वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।